हेलो एवरीवन, इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चूंकि आज का मुद्दा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसकी मुख्य विशेषताओं से जुड़ा है, तो इसलिए इसे हम जीएस पेपर 2 में रखेंगे और ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे जिन पर हम हमेशा की तरह स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। और आज के प्रश्न सेशन में हम आपसे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दरअसल राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के विषय में सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है और उस हलफनामे में सरकार ने वर्तमान लेजिस्लेटर्स के पक्ष में कुछ बातें कही हैं। क्या कहा है सरकार ने अपने हलफनामे में? तो सबसे पहले तो सरकार ने कोर्ट में ये कहा है, केंद्र सरकार ने कोर्ट में ये बात कही है कि सरकार इस बात के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है और ना ही सरकार का इस बात का कोई इरादा है कि जिस तरीके से किसी लोक सेवक को अपराधी पाए जाने पर उसको जीवन भर के लिए उस पर रोक लगा दी जाती है, तो उसी तरीके से किसी लेजिस्लेटर के अपराधी पाए जाने पर उसके आजीवन चुनाव लड़ने या उसके द्वारा राजनीतिक दल बनाए जाने पर रोक लगा दी जाए, तो सरकार इस बात के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अब सरकार ने जो ये हलफनामा पेश किया है, दरअसल वो इसलिए पेश किया है क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके अपील की गई थी कि जिस तरीके से किसी लोक सेवक को आईपीसी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन या गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत दोषी पाए जाने पर उसको जीवन भर के लिए डिबार्ड कर दिया जाता है, उसी तरीके से ये लाइफ टाइम बैन का जो सिद्धांत है वो विधायिका के सदस्यों पर भी लागू होना चाहिए। यानी कि जो ये सिद्धांत है, फिर चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो या कार्यपालिका, सभी के लिए एक समान फॉलो होना चाहिए। इसके अलावा अपील में ये भी कहा गया कि किसी सांसद या विधायक के आरपीए यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अपराधी पाए जाने पर, अपराधी घोषित होने पर उस पर आजीवन रोक लगा दी जाए। हम इसको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को आगे जब उसकी विशेषताएं देखेंगे तभी हम इस धारा 8 को भी डिस्कस करेंगे। तो इस बात पर, इस अपील पर सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि सांसद और विधायक जो है वो केवल एक शपथ के प्रति ही प्रतिबद्ध होते हैं और उन पर कोई भी ऐसी सेवा शर्तें लागू नहीं होती जो कि किसी एक सरकारी सेवक पर लागू होती है। इसके अलावा ये भी कहा कि आरपीए में यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में जो न्यूनतम सजा और कारावास पूरा होने के बाद भी 6 साल तक के लिए जो रोक का प्रावधान है वो काफी है। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा कि कानून बनाने के मामले में न्यायपालिका का जो अधिक हस्तक्षेप है वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है और ना ही कोर्ट को अपनी तरफ से कोई कानून पारित कर देना चाहिए। इस मामले में सरकार ने इस बात का भी हवाला दिया कि स्वयं शीर्ष न्यायालय ने 2019 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस में माना था कि कोर्ट जो है वो लॉ नहीं बना सकता। अच्छा, अब यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट है जानने वाली कि सरकार का जो ये तर्क है वो चुनाव आयोग के स्टैंड से बिल्कुल अलग है। क्योंकि चुनाव आयोग का भी मानना है कि अगर राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोकना है तो उसके लिए लाइफ टाइम बैन का जो ये सिद्धांत है वो अपनाना होगा, यानी कि जो आजीवन प्रतिबंध है वो लगाया जाना जरूरी है। चलिए, अब आप सभी को पता होगा कि जो जीएस पेपर 2 है उसमें एक खंड है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, तो इसलिए जरूरी है कि हम इस कानून की कुछ प्रमुख धाराएं जो हैं उनके बारे में जान लें अच्छे से, ताकि किसी भी मेंस एग्जाम में पूछे गए किसी भी अवधारणात्मक प्रश्न या सीधे प्रश्न पर आप जो है इस कानून की विशेषताओं को पुट कर सके। तो जैसे मैंने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, तो इसमें क्या कहा गया है, इसके कानून के मुताबिक लोकसभा या राज्यसभा में अगर किसी सदस्य को चुना जाना है तो उसके लिए उस व्यक्ति को भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक होना जरूरी है। इसके अलावा राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए क्या जरूरी है कि उसी राज्य के किसी भी विधायी निर्वाचन क्षेत्र का वो व्यक्ति निर्वाचक होना चाहिए। इसके अलावा अब हम कुछ ऐसे और कानूनों के बारे में जानते हैं जिनके आधार पर अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कौन कौन से हैं वो? आईपीसी की धारा 153A यानी धर्म, जाति आदि के आधार पर लोगों में शत्रुता फैलाना,
आईपीसी की धारा 376, 376A, 376B वगैरह जो कि बलात्कार से जुड़ी है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 498A यानी पति या घर वालों द्वारा महिला के प्रति हिंसा का अपराध वगैरह। इसके अलावा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम 1973, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और आतंकवाद रोकथाम अधिनियम 2002। ये कुछ धाराएं हैं, कुछ एक्ट हैं। चलिए अब वापस अपने उस पर आरपीए पर आते हैं। आरपीए 1951 की धारा 8, हमने पहले भी जिक्र किया कि हम जो धारा 8 के बारे में हमने जिक्र किया था कि आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कहती है? इसके मुताबिक इन कानूनों के तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को कारावास की अवधि तक और उसके आगे 6 साल तक के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यानी कारावास की अवधि तक और उसके आगे भी 6 साल तक के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा धारा 8(3) के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी और अपराध जिसके तहत वो कम से कम 2 वर्ष के लिए यानी न्यूनतम 2 वर्ष के लिए दोषी पाया जाता है तो कारावास की अवधि तक और उसके आगे 6 वर्ष तक के लिए अयोग्य घोषित होगा। इसके अलावा एक और धारा है, धारा 8(4). इसके अंतर्गत यदि कोई सांसद या विधायक किसी कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो उस तिथि के बाद 3 माह के भीतर अगर वो अपील करता है, यानी जो उसकी तिथि है अपराध दोषी पाए जाने की, उसकी तिथि के बाद 3 महीने के भीतर अगर वो अपील कर देता है तो अपने पद पर फिलहाल वो बना रहेगा। इसके अलावा धारा 33A है, इसमें नामांकन पत्र के संदर्भ में सूचना का जो अधिकार है उसका प्रावधान किया गया है और इसके तहत चुनाव अभ्यर्थी को पूर्व में अपराध में लिप्त होने से जुड़े मामले की सूचना देना जो है वो जरूरी होगा। इसके अलावा धारा 125 है कि अगर अभ्यर्थी धारा 33A यानी इसके संदर्भ में कोई गलत सूचना देता है या कोई दूसरी गलत सूचना दे देता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा या फिर जुर्माना या दोनों देने होंगे। इसके अलावा धारा 126A है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव की अवधि तक ना तो एग्जिट पोल कर सकता है और ना ही उसका प्रकाशन कर सकता है। इसके अलावा धारा 135A है, ये बूथ कैप्चरिंग से रिलेटेड है कि अगर बूथ कैप्चरिंग में कोई व्यक्ति शामिल होता है तो उसके लिए 1 से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है इसमें। लेकिन अगर इस मामले में बूथ कैप्चरिंग के मामले में कोई लोक सेवक शामिल हो तो उसके लिए जो ये अवधि है सजा की वो 3 से 5 वर्ष की हो जाएगी। चलिए अब आज हम प्रश्न आपसे बीच में पूछेंगे। तो ये हमारा प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, आप प्रश्न नोट कर लीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राज्यसभा निर्वाचन के संचालन हेतु राष्ट्रपति भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अधिसूचना जारी करते हैं। कथन 2, संविधान में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन के संचालन हेतु गृह मंत्रालय के आदेश पर भारत निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही है और ना तो 1 ना ही 2। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ उन डिसीजंस को देखेंगे जो कि कोर्ट्स ने राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण को रोकने के लिहाज से दिए थे। उनमें सबसे बड़ा मामला था लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 का। इसमें सरकार से अपील की गई थी, इसमें याचिका दायर करके अपील की गई थी जो आरपीए 1951 है उसकी धारा 8 का खंड 4 रद्द कर दिया जाए, जो कि वही जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि जिसमें 3 महीने का प्रोविजन था, उसको रद्द करने की अपील की गई थी और कोर्ट ने इसको रद्द भी कर दिया। इसके अलावा किसी भी सांसद या विधायक को न्यूनतम 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने पर, यानी कि अगर किसी भी सांसद या विधायक को कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता जो है वो तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जाएगी। इसके अलावा एक था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ। इसमें
जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 5 जजों की बेंच ने माना कि चूंकि कानून के तहत चुनाव अभ्यर्थियों के लिए सजा का प्रावधान पहले से ही है, तो ऐसे में किसी भी कैंडिडेट को कोर्ट अपनी तरफ से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें तीनों स्तंभों के बीच शक्तियों का जो विभाजन का सिद्धांत है उसका सम्मान करना चाहिए, और इसीलिए कोर्ट ने संसद से ही कहा कि इसके लिए और कड़े कानून वो बनाए। इसके बाद कोर्ट ने कुछ सख्ती दिखाते हुए अपने जो पूर्व के निर्णय हैं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2020 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए। वो क्या दिशा निर्देश रहे? सबसे पहला तो ये कि प्रत्याशियों के संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड या लंबित मामलों की जानकारी जो है वो वेबसाइट पर अपलोड करना सभी दलों के लिए जरूरी होगा। इसके अलावा सभी दलों के लिए ये भी जरूरी होगा कि प्रत्याशियों का जो चुनाव है उनकी विशेषताओं के आधार पर हो, ना कि उनकी जीतने की प्रतिशतता के आधार पर। इसके अलावा सभी दलों को कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रत्याशी हैं उनको चुनने के 72 घंटे के अंदर अंदर चुनाव आयोग को इस संदर्भ में रिपोर्ट भी दे। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने माना कि मतदाताओं को प्रत्याशियों की पूरी सूचना होनी जरूरी है, कि जो मतदाता हैं वो किसे वोट कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए उस प्रत्याशी के बारे में। तो इस मामले में प्रत्याशियों को जो है एक एफिडेविट देना जरूरी कहा गया। चलिए आज मुख्य परीक्षा का प्रश्न अब देख लीजिए। निष्पक्ष चुनावों का संचालन एक स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है, परंतु राजनीति का अपराधीकरण परिदृश्य इसमें एक बड़ी बाधा है। क्या आप सहमत हैं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्योग्यता से संबंधित प्रावधान ऐसी स्थिति की रोकथाम के लिए पर्याप्त हैं? अगर नहीं तो सुधार के लिए पारंपरिक सहित नवाचारी उपाय सुझाएं। आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिए अब इससे संबंधित कुछ चुनौतियां देखते हैं। सबसे पहला, राजनीति का जो बढ़ता अपराधीकरण है वो निष्पक्ष और मुक्त चुनाव सिद्धांत के खिलाफ है, और चुनावों में लगभग सभी स्तर पर धन बल का इस्तेमाल होने से मतदाताओं के पास प्रत्याशी को जो चुनने की सीमित विकल्प रह जाते हैं, यानी जो मतदाता है उनके पास सीमित ही विकल्प रह जाते हैं प्रत्याशियों को चुनने के लिए। इसके अलावा अपराधीकरण की जो स्थिति है वो लोकतंत्र के लिए काफी घातक है, और इससे क्या है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जब चुनकर सरकार में शामिल होंगे तो उससे शासन प्रक्रिया जो है वो भी जाहिर है प्रभावित होगी। इसके अलावा ये भी स्वाभाविक है कि अपराधी प्रवृत्ति के जो नेता है स्वयं को अयोग्य घोषित करने के लिए कानून में संशोधन करने से बचे, ताकि उनके कहीं वो अयोग्य ना हो, ऐसी कोई भी बात कानून में शामिल ना की जाए। इसके अलावा अगर न्यायपालिका अपनी तरफ से कानून में संशोधन करती है तो ये शक्ति के विभाजन के सिद्धांत के खिलाफ होगा। कानून को और कड़ा बनाने के बाद इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है कि कहीं किसी षड्यंत्र में फंस जाने के कारण प्रत्याशी या वर्तमान विधायी सदस्य जो है उसके मौलिक अधिकार ना वो खो दे, वो जो प्रत्याशी है वो कहीं अपने मौलिक अधिकार ना खो दे, तो इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा राजनीति के अपराधीकरण की जो सबसे बड़ी वजह है वो राजनेताओं और प्रशासकों के बीच बड़ा गठजोड़ है। ये एक बड़ी समस्या है और जिसे तोड़ना, यानी इस गठजोड़ को तोड़ना एक बड़ी चुनौती है। चलिए ऐसे में क्या सुधार के उपाय हो सकते हैं, क्या आगे की राह हो सकती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि सरकार चुनावों के लिए स्टेट फंडिंग पर विचार कर सकती है, जो कि इंद्रजीत समिति में भी जिसकी सिफारिश की गई थी। इसके अलावा निष्पक्ष और मुक्त चुनावों के लिए देश के नागरिकों को धन बल आदि के प्रयोग के खिलाफ सशक्त होना होगा, यानी एकजुट होना होगा। इसके अलावा सरकार वर्तमान विधायी सदस्यों की जो आजीवन योग्यता है उन पर कुछ शर्तों के साथ विचार कर सकती है। विधि आयोग की जो 244वीं रिपोर्ट थी उसमें और चुनाव आयोग ने भी इसकी सलाह दी है, जैसा कि हमने बताया था आपको अभी पहले। इसके अलावा चुनाव आयोग को और सशक्त बनाने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार को वोहरा समिति और गोस्वामी समिति जो है इनकी सिफारिशों पर विचार करना होगा, और सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और इसके अलावा सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार आयोग ने विशेष निर्वाचन अधिकरण गठित करने की भी सलाह दी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
कल फिर मुलाकात होगी किसी और नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।